नमस्कार साथियों, मैं मनोहर कुमार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। जी हाँ, जैसा कि हमने आप सभी लोगों को सूचित किया था कि हम लोग संपूर्ण 12th का सिलेबस कवर करने वाले हैं, तो आज हम उसी सीरीज़ में एक अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है सातवाहन वंश। जी हाँ, आप लोगों को हम एक बार और सूचित कर चुके थे सातवाहन वंश के बारे में। आपको याद होगा सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? सिमुक ने। और सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना कैसे किया? तो कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके किया था। तो 60 BC में कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या किसने किया था? सिमुक ने। और सिमुक ने उसकी हत्या करके एक वंश का स्थापना किया जिसका नाम पड़ा सातवाहन वंश। यह हमारे देसी वंश है क्योंकि इसी समय कई सारे विदेशी आक्रमणकारी भी आए और जिसमें सबसे प्रमुख कुषाण है। हालांकि शक भी काफ़ी हद तक अच्छा रहा, पर ये हमारे स्वदेशी मूल के थे और इन्होंने बहुत लंबे समय तक भारत पर शासन भी किया। अगर हम सातवाहन वंश की बात करें तो सबसे पहले बात कि ये नदर्न इंडिया का वंश नहीं था, ये साउथ का वंश था। यानी इसका जो मेन स्थान था, जो कार्य क्षेत्र था या जो शासन क्षेत्र था, वो कहाँ था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आप जानते हैं भारत के साउथ में पड़ता है, पठारी इलाका है। और यहाँ पे इन्होंने अपने वंश का स्थापना किया और राजधानी किसको बनाया? प्रतिष्ठान को। प्रतिष्ठान एक गोदावरी नदी के तट पे बसा हुआ है और आप गोदावरी नदी के बारे में जानते होंगे। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और साथ ही इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। सवाल यहाँ एक आता है कि कोई भी वंश आखिर नदियों के किनारे ही क्यों अपना राजधानी बनाता था, या नदियों के किनारे ही अपने साम्राज्य का विस्तार क्यों करता था? इसका सबसे अच्छा जवाब ये है कि नदी ही उस समय जीविका का आधार था, क्योंकि एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंड थे, कृषि पे डिपेंड थे। और कृषि करने के लिए लोगों को क्या चाहिए? पानी। और पानी की पूर्ति कौन करता था? नदी करता था। बारिश भी समय से हो जाती थी तो आसानी से इसके द्वारा पानी की यानी सिंचाई की सुविधा मिल जाती। साथ ही यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी हद तक अच्छा रहता था, क्योंकि इस समय की सेना नौसेना रखते थे और अगर कोई आक्रमण भी किया तो उसको नदी में रोकना आसान है। अगर हम इसकी बात करें तो प्रतिष्ठान वर्तमान नाम इसका कहाँ है, क्या है? तो औरंगाबाद, या औरंगाबाद ज़िले में प्रतिष्ठान नाम का एक जगह है जहाँ पे इसकी राजधानी थी। इस वंश के प्रमुख शासक की बात करें तो पहला सिमुक है। सिमुक वही है जिन्होंने किसकी हत्या की थी? कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की और सातवाहन वंश का स्थापना किया था। इसके अलावा सातकर्णी है, इसको हम सातकर्णी प्रथम भी बोलते हैं। इसके अलावा वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री और यज्ञश्री अंतिम शासक रहे इस वंश के। इनके बीच में काफ़ी गैप भी है, बीच में कई सारे शासक आए पर इतने प्रमुख नहीं है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाता है। इतिहासकार मेंशन उतना ज़्यादा नहीं करता है। इसके सातकर्णी के काल में अगर हम आप देखेंगे, यहाँ ऐसे हम अलग से डिटेल में कर दिए सातकर्णी प्रथम। तो सातकर्णी प्रथम इस वंश के सबसे ताकतवर या सबसे ताकतवर शासक रहा या सर्वप्रतापी शासक रहा। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सातवाहन वंश को उत्तर भारत तक फैलाने में मदद दिया। इसके वजह से ही हमारा सातवाहन वंश कहाँ तक आ गया? मध्य प्रदेश और बरार तक आ गया। सातवाहन वंश सोचिए आंध्र प्रदेश साउथ में कितना दूर है, पूरा भारत का ऐसे हिस्सा, इधर आंध्र प्रदेश यहाँ पे पड़ता है और इधर तमिलनाडु है, इधर केरल है। तो यहाँ से लेकर MP इस इलाके में पड़ता है, यानी महाराष्ट्र के आसपास में, महाराष्ट्र गुजरात से सटा हुआ राज्य है। यहाँ तक इन्होंने अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ा लिया था। इसके पत्नी का नाम नागनिका है और नागनिका के बारे में भी हमें जानकारी अभिलेखों से मिलता है, जो नासिक अभिलेख है वहाँ से। सातकर्णी कब शासन किया? तो लगभग 20 ईसा पूर्व में शासन किया था। इन्होंने अपने प्रतापिता को दिखाने के लिए, यानी अपने शासन में कितना योग्य है इस चीज़ को दिखाने के लिए इन्होंने 2 यज्ञ करवाए। एक था अश्वमेध यज्ञ और दूसरा था राजसूय यज्ञ। जी हाँ, आपको बता दें
यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं जो अभी तक मेंशन है, जिसमें एक होता है अश्वमेध यज्ञ, एक होता है राजसूय यज्ञ और एक होता है वाजपेयी यज्ञ। राजसूय यज्ञ ज़्यादातर राजा जब क्या कहते हैं उसको, उत्तराधिकारी बनता है, यानी जब राजा बनता है उस समय राजसूय यज्ञ करवाते हैं और अपना उत्तराधिकार प्राप्त करते हैं। अश्वमेध यज्ञ अपने ताकत बल को दिखाने के लिए किया जाता है और समाज में शांति का माहौल बने रहने के लिए वाजपेयी यज्ञ किया जाता है। इस वंश के समय कुछ व्यक्ति रहे जैसे हाल और गुणाद्य, ये दोनों साहित्यकार थे और इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी जिसमें गाथा सप्तती और बृहद कथा था। बृहद कथा की रचना किसने किया? गुणाद ने किया, और गाथा सप्तती की रचना किसने किया? हाल ने किया। इस समय के शासकों ने अलग अलग प्रकार के सिक्के चलाए, जिसमें चांदी का सिक्का, तांबा का सिक्का, शीशा का सिक्का, प्रोटीन का और कांसा का सिक्का प्रसिद्ध है। आगे हम बात करें तो इस वंश के कुछ और चीज़ें हैं, जैसे इस वंश में भूदान की प्रथा शुरू की गई और भारत में सबसे पहले ब्राह्मणों को भूदान करने की जो कला है वो हमको यहीं से देखने को मिलता है। यानी सर्वप्रथम ब्राह्मणों को जो भूमि दान किया गया वो किस वंश ने किया? सातवाहन वंश ने किया। इसमें 2 चीज़ें बहुत कॉमन देखने को मिलती है। पहला, मातृसत्तात्मक सत्ता, मातृ प्रधान समाज सत्ता नहीं, और पितृसत्तात्मक सत्ता। कहने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति माँ को इतना वैल्यू करता था कि अपने नाम के आगे माता का नाम लगाता था। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, मतलब नाम तो पुलुमावी है पर उन्होंने अपने माँ का नाम आगे लगाया वशिष्ठी। वैसे ही सातकर्णी नाम है पर अपने माँ का नाम आगे लगाया गौतमी। तो इस तरीके से यह देखने से समाज जो दिखता है वो मातृसत्तात्मक दिखता है, माँ की वैल्यू ज़्यादा थी। पर इस काल को अगर आप देखेंगे तो उत्तराधिकार का अधिकार केवल और केवल पुत्र को था, अर्थात संपत्ति किसको मिलता था? पुत्र को मिलता था। इनकी राजकीय भाषा 2 थी, प्राकृत और ब्राह्मी, ये दोनों भाषा में राज का काज होता था। और इसका जो सबसे छोटा सैन्य टुकड़ा था, या कह सकते हैं सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी जहाँ से प्रशासन को मेंटेन किया जाता था, वो था गौलमिक। कई बार पूछा जाता है गौलमिक क्या संबंध किस वंश से है, तो याद रखिएगा गौलमिक सातवाहन वंश से है। और क्या था? सबसे छोटी सैनिक इकाई, या आप बोल सकते हैं प्रशासनिक इकाई। इस गौलमिक में 9 हाथी, 9 रथ, 25 घोड़े और 35 पैदल सेना होते थे, जो इस समाज की रक्षा के लिए और इमरजेंसी में राज सत्ता के लिए काम का होता था। इस वंश के अगर हम प्रमुख शासकों की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम, जैसा कि बता चुके हैं, सबसे ताकतवर और प्रतापी शासक कौन था? सातकर्णी प्रथम, जिन्होंने 20 ईस्वी में अपना शासन ग्रहण किया। इनके पत्नी का नाम नागनिका था और इन्होंने विजय कहाँ के प्राप्त किया? तो MP और बरार क्षेत्र में किया। इसके बाद अगर हम बात करें तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो इसके काफ़ी बाद हुए पर ताकतवर शासक हुए। ये 106 से 130 वर्षों तक शासन किया, लगभग 24 वर्षों तक। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि इनके काल में भारत के नीचे वाला, जो आप देखते हैं भारत का नीचे वाला हिस्सा, ये भारत हुआ, तो ये पूरा का पूरा एरिया इन्हीं के कवर में था। यानी इधर अगर आप देखें तो इधर एक समुद्र है जिसका नाम है अरब सागर, अरेबियन सी, और इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। और नीचे आप देखेंगे तो क्या है? इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर। तो तीनों समुद्र में इसका घोड़ा जो है, चूंकि तीनों समुद्र पे इसका राज था, इसीलिए कहा जाता है कि इनका घोड़ा तीनों समुद्र का पानी पी सकता था, क्योंकि तीनों जगह इसका राज था। इसीलिए इन्होंने अपना उपनाम रखा त्रिसमुद्रोपित वाहन। और ये कई बार पूछा जाता है किसे त्रिसमुद्रोपित वाहन कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा किसे कहा जाता है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को। इसके बाद इन्होंने कहाँ विजय प्राप्त किया? तो गुजरात में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, मालवा, कठियावाड़, इन सभी जगहों पे किया। इसके बाद जो अंतिम ताकतवर शासक रहा, अंतिम शासक नहीं, अंतिम ताकतवर शासक, उसका नाम क्या था?
ये गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वितीय। उसका नाम था वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी। इन्होंने क्या किया था, 130 से, पहला बात तो 130 से 154 ईस्वी तक शासन किया, और इन्होंने एक महिला से शादी की जो एक ताकतवर शासक रुद्रदमन का पुत्री था। आगे हम बात करें गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वितीय की, तो इनके बारे में हमें जानकारी मिलता है नासिक अभिलेख से। और इस वंश के अंतिम शासक कौन रहे, यज्ञश्री सातकर्णी। इसके बाद यह वंश पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया, ख़त्म हो गया, और फिर एक नए वंश की शुरुआत हुई भारत में, जिसका नाम था गुप्त वंश। पर अगले क्लास में हम गुप्त वंश की जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए।